राइट। जो कार को स्क्रैप यार्ड में से किसी आयरन ऑब्जेक्ट को निकालना हो, वो टेक्नोलॉजी ईएमएफ नहीं है, वो टेक्नोलॉजी एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये करंट में एक मैग्नेटिक फील्ड दी, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी का लेना देना है कि एक करंट में एक मैग्नेटिक फील्ड दी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट इस टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं वो उल्टा है कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड एक करंट दे सकता है। ये बिल्कुल चीज ही उल्टी। इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं अभी कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड एक करंट दे सकती है। सबको समझ में आ रहा है? तो इसमें मैग्नेट को एक कॉइल के बीच में रख के फिर आगे पीछे होता है। वो अभी क्या क्या तरीके होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट तुम पहले ये सीख लो कि फैराडे ने ये कहा था कि अगर समय के अकॉर्डिंगली, जैसे तो ये 10th स्टैंडर्ड में ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा जैसे कि मैंने कहा था, बट स्टिल इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंगली अगर तुम किसी तरीके से फ्लक्स को चेंज कर सकते हो तो ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ में ना आए तो सिंपली ईएमएफ को समझ लेना कि वोल्टेज होता है। ईएमएफ बोलूं या वोल्टेज बोलूं, बात क्या ऑलमोस्ट सेम। और तुम्हें पता है कि कॉइल में अगर तुमने फ्लक्स को चेंज करा और उसमें ईएमएफ पैदा हो गया, वोल्टेज पैदा हो गया, तो उसमें करंट भी पैदा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है V = IR। तो I = V/R से करंट भी पैदा हो जाएगा। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट तक पहुंचे, ये फैराडे ने हमें सिखाया। लेंजेस ने क्या बोला? लेंजेस ने बोला यही काम करते वक्त वो उसके ऑपोजिट, उसको अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स का जो भी चेंज होगा, फ्लक्स के दो तरीके के चेंज हो सकते हैं, या तो फ्लक्स इंक्रीज कर सकता है या फ्लक्स डिक्रीज कर सकता है। तो लेंजेस ने बोला जो करंट पैदा होगा और उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी V', जो कि इस फ्लक्स वाले मैग्नेटिक फील्ड के B से अलग है, तो वो जो करंट पैदा होगा उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो कुछ इस कदर पैदा होगी कि इस चीज को अपोज करेगा। अगर इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस कदर पैदा होगी कि वो डिक्रीज करना चाहेगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस कदर पैदा होगी कि वो इंक्रीज करना चाहेगा। जो भी फ्लक्स कर रहा होगा चेंज के लिए, पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसको ऑपोजिट करेगी। ये हमें लेंजेस ने सिखाया। नेगेटिव वाला साइन हमें लेंजेस लगाना सिखाया इस पर्टिकुलर लॉ में। अगेन ये सारी बातें जो है बहुत ही टेक्निकल रूप से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती हैं, बट हम बेसिक बात तो कर सकते हैं ना कि सर आपने कहा फ्लक्स का चेंज, राइट। फ्लक्स होता है BA cos थीटा। इफ यू वांट टू चेंज फ्लक्स, अगर हम क्या चेंज करना चाहते हैं, फ्लक्स को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास कितने तरीके हैं? हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला कि हम चेंज कर दें किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। चेंज इन व्हाट? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, पहला तरीका। दूसरा कि हम चेंज कर दें एरिया को। चेंज इन व्हाट? एरिया। एंड तीसरा चेंज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मेरा मतलब यहां पर क्या है? एंगल। एंगल को चेंज कर दें। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। इन 3 तरीकों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ये चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली हमने एक कॉइल लिया, उस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया, और ये गैल्वेनोमीटर में इसका जो रीडिंग होता है वो न्यूट्रल शो होता है।
ऐसे बीच में, ठीक है। और इसके सामने हम एक मैग्नेट लाए, बार मैग्नेट, इस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर रेडियस का क्या हाल होगा टाइम के अकॉर्डिंगली, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर डिक्रीज हो रहा है, राइट। वॉइस को देख लो एक बार, इन केस मुझे बता दो कि तुम्हें ये कंफर्टेबल है। या फिर अब जो मैं लगा रहा हूँ वो तुम्हें कंफर्टेबल है, बट उसके साथ तुम मुझे सुन पाओगे, बट ओके फाइन। सो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ईएमएफ पैदा कर सकते हैं, इसमें करंट ला सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक मैग्नेट को एक कॉइल के करीब लाया, इस डायरेक्शन में हम लोग ला रहे हैं मैग्नेट को कॉइल के। तो हम देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये WRT क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, एंड वी ऑल नो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बी जो है वो आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से आर अगर डिक्रीज कर रहा है तो बी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि नॉर्थ से अवे जाती है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो इंक्रीज कर रही है, राइट। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से इंक्रीज कर रही हैं, आर डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं, तो फ्लक्स का क्या हाल होगा। फ्लक्स जो होता है उसके फॉर्मूले के हिसाब से फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ये वाला फॉर्मूला देख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स को भी इंक्रीज करना चाहिए। आर डिक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा था। आर के डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने लगा, और मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से फ्लक्स भी हमारे पास इंक्रीज करने लगा, फाइन। तो बेसिकली फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। Therefore, EMF will induce, and EMF अगर इंड्यूस हो रहा है so current will also induced, ये स्मॉल आई है, ये भी इंड्यूस होगा, राइट। अब सवाल है कि इसमें करंट इंड्यूस कैसे होगा, राइट, और ये दिख कैसे रहा है, ये भी एक सवाल है एक्चुअली। क्योंकि ये प्लेन है तो प्लेन पे हमें पता नहीं चलेगा ये फिगर दिख कैसे रही है। ये कॉइल इस तरीके से और मैग्नेट इस तरीके से नहीं पड़ा, कॉइल इस तरीके से पड़ा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। इस चीज को यहां से देख सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये मार्कर आपके लिए क्या है, मैग्नेट, ठीक है, और ये यहां पर कड़ा जो है ये कॉइल है। सो अगर आप देख रहे हैं फिगर में तो ये ऐसे लग रहा होगा आपको कि कॉइल ऐसे है, कॉइल ऐसे नहीं है, कॉइल ऐसे है, और मैग्नेट ऐसे आ रहा है, मैग्नेट ऐसे आ रहा है कॉइल के पास। सब लोगों को समझ में आ गया ये वाली बात, कॉइल ऐसे नहीं है, कॉइल ऐसे है, मैग्नेट ऐसे, और मैग्नेट ऐसे आ रहा है कॉइल के पास। तो इसके अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूं मैं कि करंट इधर कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, या करंट ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये सवाल है। अब ये सवाल हल किया कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये सवाल हल किया हमारे लेंसेज के लॉ में। लेंसेज में नेगेटिव साइन लगाया था, दैट इट विल ऑलवेज अपोज। तो ये नेगेटिव साइन कहता है ये हमेशा अपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को। तो अपोज करने के चक्कर में अब आप सोचिए कि अपोज कैसे करना पड़ेगा इसको। मैग्नेट का पास होना, मैग्नेट का पास आना, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना,
ये जो भी करंट पैदा करेगा, ये कॉइल अपने अंदर जो भी करंट पैदा करेगा, कुछ इस तरह पैदा करेगा कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज कर सके अपनी मैग्नेटिक फील्ड से। तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसको किस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी? अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इसको नई जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है वो ऐसे होनी चाहिए, राइट? अगर यहां मैं पूछ रहा हूं कि ये अगर बैंगल है, बैक कड़ा, अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है, राइट? तो इसको अपोज करने के अपनी मैग्नेटिक फील्ड इधर आनी पड़ेगी। उसके लिए ये करंट ऐसे करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी ना। करंट ऐसे करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, इससे पैदा होने वाली। और इसको अपनी करंट को ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड इधर क्यों रखनी है? ताकि इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी उसको ये अपोज कर सके, डिक्रीज कर सके। क्यों डिक्रीज करवाना चाहता है ये? क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और फ्लक्स के इंक्रीज को रोकने का एक ही तरीका है, डिक्रीज करना। तो यहां पर इसको करंट ऐसे फ्लो करवाना पड़ेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना पड़ेगा इसको करंट, आई इंड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज। एक और बात, अगर आपको डायरेक्टली जानना है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज, इसके लिए सिंपल सी बात देखिए, कि पूरे कार्यक्रम में ये मैग्नेट पास आके इसके अंदर से फ्लक्स चेंज कर रहा है, और फ्लक्स का चेंज जो है, जो इंक्रीज है, मतलब फ्लक्स का इंक्रीज मतलब फ्लक्स का चेंज। इस पूरे फ्लक्स के चेंज का एक रीजन है, वो एक रीजन क्या है? इसका पास आना। क्लियर है? अगर इसके पास आने से फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ये करंट ऐसा पैदा करेगा जिससे ये पास आने को अपोज कर सके। मैग्नेट का पास आना अपोज करना, मैग्नेट का कौन सा पोल पास आ रहा है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है। तो अब आप क्लॉक फेस रूल लगाइए, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंगली ये जो ऐसे है ये ऐसे होगा। क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंगली पूछिए कि नॉर्थ इसके पास आ रहा है, इसको नॉर्थ को अपोज करना है। आते हुए नॉर्थ को सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ही अपोज कर सकता है। आते हुए नॉर्थ को कौन अपोज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ। तो आते हुए नॉर्थ को अगर नॉर्थ अपोज कर सकता है तो ऐसा कौन सी करंट की डायरेक्शन होगी जो इसके इस वाले फेस पर, इसके इस वाले फेस पर नॉर्थ पोलैरिटी पैदा हो जाए? ये आपने पढ़ा है पहले, क्लॉक फेस रूल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट होना चाहिए ताकि नॉर्थ पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाए और इसका आने वाला पास आने वाला नॉर्थ इसको ये अपोज कर पाए। इसी सब चीजों को दोबारा अगर हम करें सेम, बस एक अलग तरीका। यही मैग्नेट पास नहीं आ रहा, दूर जा रहा है, राइट? अच्छा, पहले हम पास आने में बोलते हैं कि ये इधर शिफ्ट कर रहा था, राइट? ये डिफ्लेक्ट कर गया था गैल्वेनोमीटर राइट साइड को, गैल्वेनोमीटर राइट साइड को डिफ्लेक्ट कर गया था जब ये पास आ रहा था। अब ये दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो आर का क्या हाल होगा? दूर जाएगा तो आर जो है वो इंक्रीज होगा, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? इंक्रीज। दूर जाने से अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा, तो बी का क्या हाल होगा? बी इंक्रीज नहीं होगा, बी डिक्रीज होगा, बी डिक्रीज, राइट? दूर जाने से बी अगर डिक्रीज होता है तो फ्लक्स का क्या हाल होगा? फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन इस पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अगर करंट पैदा करेगा तो वो किस डायरेक्शन में करेगा? अब देखते हैं, पहले पूछते हैं अपने आप से। ये दूर जा रहा है, दूर जाके इसने यहां पर फ्लक्स को चेंज किया जिससे ईएमएफ पैदा हुआ, जिससे आई इंड्यूस हुआ दूर जाके। तो अब ये करंट जो पैदा करेगा कॉइल, वो कुछ इस कदर करेगा कि वो इसके दूर जाने को अपोज कर सके। अगर वो इसके दूर जाने को अपोज करना चाहता है तो किसी दूर जाती हुई चीज को अपोज कैसे करोगे? उसका दूर जाना कैसे अपोज करोगे? उसको पास बुला के? किसी दूर जाती हुई चीज को अगर अपोज करना है तो उसका दूर जाना अपोज कर पाएंगे हम उसको अट्रैक्ट करवा के। नॉर्थ दूर जा रहा है,
यहां पर मुझे इसको अट्रैक्ट करवाना है, इसको दूर जाने से रोकना है, इसको पास बुलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे इसकी साउथ पोलैरिटी पैदा करनी पड़ेगी ताकि जाते हुए नॉर्थ को ये अट्रैक्ट करके दूर जाने से रोके। तो साउथ पोलैरिटी पैदा करनी पड़ेगी। साउथ पोल पैदा करने के लिए कौन सा करंट लगेगा, साउथ पोल पैदा करने के लिए क्लॉकवाइज करंट लगता है, तो ये क्लॉकवाइज करेगा। देखो जैसे ये क्लॉकवाइज करेगा, जैसे ही इसने क्लॉकवाइज करा, मैग्नेटिक फील्ड कहां गया, अंदर की तरफ। अब तुम सोचोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों जा रहा है, पहले भी तो अंदर जा रहा था, लेकिन पहले जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। अब इसके डिक्रीज होने को ही तो अपोज करना था, और डिक्रीज होने को अपोज कैसे करोगे, उसके साथ और मैग्नेटिक फील्ड दोगे तभी तो एडअप होके वो डिक्रीज ना होके इंक्रीज होगा। तो उसको अपोज करना था, इंक्रीज करवा के इसलिए साथ मैग्नेटिक फील्ड दी, और पिछले वाले केस में अपोज करना था उसका इंक्रीज करना, इसलिए हमने डिक्रीज करवाई मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये कुछ भी हो हमेशा अपोज करता है। तो आई इसमें इंड्यूस्ड होगा किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में, वैसे आप ये मत समझना यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए इधर डिफ्लेक्ट हुआ, नहीं, यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम ले सकता था, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को बोल दिया इधर डिफ्लेक्ट करके शो करेगा, तो फिर क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, ऑपोजिट। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट करंट शो करेगा। क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक था कि मैग्नेटिक फील्ड से कैसे चेंज होते हैं। और भी तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के, मैं आपके लिए यहाँ पर एक बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉइल था, राइट। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और यहां पर पूरा का पूरा सॉलिनॉइड है, विच एक्ट एज अ बार मैग्नेट, जिसके अंदर अगर करंट हो तो इट एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो इसको भी आप आगे पीछे ले जाके करवा सकते हैं। और एक तरीका कि यहां पर एक कॉइल थी, और एक दूसरी कॉइल थी, लेकिन इस वाले कॉइल में स्विच लगा था। ये करंट फ्लो करवा रही थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी इसके पास खुद की अपनी, इसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट फ्लो करवा रही थी। लेकिन आप बार बार क्या करे जा रहे हो, ऑन ऑफ, आप लगातार क्या कर रहे हो, ऑन ऑफ, अगेन एंड अगेन, बार बार आप ऑन ऑफ करे जा रहे हो इसमें। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बार बार क्या करेगी, चेंज, और इसमें से पास करनी है उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, तो इसमें लगातार फ्लक्स चेंज करेगा। ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, इंक्रीज हो गया फ्लक्स। ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पास करना बंद कर जाएगी, डिक्रीज हो गया फ्लक्स। बार बार इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये क्या करेगा, ये लगातार कभी ऐसे कभी ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट मतलब टू एंड फ्रो। तो ये ऑन ऑफ से बार बार राइट लेफ्ट जाता रहेगा। क्लियर है? ये कुछ तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरा तरीका है हमारे पास एरिया का। और ये एरिया वाला जो तरीका है, राइट, ये एरिया वाला तरीका हो सकता है कई बार आपको काम में आ जाए, क्योंकि इस एरिया के दौरान जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इस एरिया के दौरान जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से मैं निकालूंगा ईएमएफ और करंट, उसको रूल के तरीके से भी हमें पढ़ना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना है हमें, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। फिगर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और आपको पता है क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज। क्रॉस का मतलब क्या होता है,
इनटू द पेज, और इस इनटू द पेज वाले मैग्नेटिक फील्ड के पास एक सर्किट है, कुछ ऐसी सर्किट कि उसके ये वाला पोर्शन फिक्स है, ये वाला पोर्शन भी फिक्स है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो रेल की तरह ऑन अ ट्रैक आगे पीछे मूव करने के लिए तैयार है। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन उसका आगे पीछे मूव कर सकता है। तो देखिए क्लोज एरिया होता है, अगर हम यहां बात कर रहे हैं एरिया की, तो एरिया के लिए हमारे पास खाली ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, क्योंकि इसी को कहेंगे आप एरिया। इस एरिया में लेट्स से ये लेंथ थी जो कि फिक्स है, बट ये ब्रेथ है जो कि चेंज कर रही है समय के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है, राइट। और जब ये ऐसे अंदर की तरफ आएगा तो ब्रेथ कम होती जाएगी। ब्रेथ क्या होती जाएगी? कम, जब ये अंदर की तरफ आएगा। और ब्रेथ कम होती है तो आपको पता है एरिया जो होता है वो क्या होता है? एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर कुछ एक भी चेंज करेंगे हम लेंथ या ब्रेथ में से तो एरिया चेंज होगा, राइट। सो यहां पर इस केस में हो क्या रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ब्रेथ चेंज। कैसा चेंज? डिक्रीज हो रहा है, ब्रेथ चेंज हो रहा है। और क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये एरो जो है वो अंदर की तरफ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया जो है वो भी चेंज होगा। कैसा चेंज होगा एरिया में? एरिया भी डिक्रीज होगा, राइट। और अगर हम बात करें फ्लक्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो एरिया चेंज कर रहा है तो फ्लक्स भी चेंज करेगा, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एरिया अगर डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। यहां पर माइंड दिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, और कॉस थीटा जो है वो 1 है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कॉस थीटा 1 है, बच्चा एरिया, एरिया यहां पर चेंज कर रहा है। एरिया कैसे चेंज कर रहा है वो आप देख सकते हैं। अब फ्लक्स चेंज होगा, सो चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस व्हाट? ईएमएफ ई, और E इज इक्वल टू आई आर की वजह से I इज इक्वल टू ई बाय आर। ये भी इंड्यूस होगा, इंड्यूस मतलब पैदा होना, और स्मॉल आई यहां पर करंट को डिनोट कर रहा है। करंट भी इंड्यूस होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस कॉइल है, कॉइल किसी न किसी वायर से बनी हुई है, तो इसके पास रेजिस्टेंस तो होगा ना, उसका रेजिस्टेंस जो है वो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या इंड्यूस होगा। इस पर्टिकुलर वायर की बात कर रहा हूं मैं पूरे सर्किट की नहीं, मैं खाली इस पर्टिकुलर वायर की बात कर रहा हूं, खाली इसका रेजिस्टेंस मायने रखता है, ठीक है ना। अब बात है कि करंट इंड्यूस हो गया, करंट पैदा तो हो गया, लेकिन कैसे पैदा हुआ? क्लॉकवाइज पैदा हुआ या फिर एंटी क्लॉकवाइज पैदा हुआ? ये दिमाग वाली बात है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हाल देखते हैं जरा फ्लक्स का। फ्लक्स का हाल क्या है? फ्लक्स कर रहा है डिक्रीज। फ्लक्स क्या कर रहा है? डिक्रीज। करंट जो पैदा होगा वो इस डिक्रीज होने वाले फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब करंट जो पैदा होगा वो चाहेगा कि मैं कुछ इस कदर पैदा हूं कि मुझसे पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश, वो इसको डिक्रीज नहीं, वो इसको क्या करे? इंक्रीज करे। डिक्रीज ना होने दे, क्या करे? इंक्रीज करे। अब उस बी के पास पैदा होने के दो तरीके हैं। एक, या तो वो डॉट की तरह से पैदा हो यहां पर, जिसमें आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, और वो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड होगी तो बी नेट निकलेगा। बी नेट जो होगा वो बी माइनस बी डैश होगा, क्योंकि पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स है, और आपने अगर डॉट पैदा करवा दी तो आउटवर्ड हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी?
नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी अपोज होने की वजह से, ऑपोजिट होने की वजह से। नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले भी फ्लक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब आप फिर दोबारा अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके उसको और डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये उसको अपोज करना थोड़ी हुआ, ये तो उसका साथ देना हुआ। हमें क्या करना है, अपोज करना। तो अपोज करने के लिए हमने करा क्या, अपोज करने के लिए हमने डॉट ना देके हमने क्रॉस देना शुरू कर दिया। क्रॉस क्यों दिया, ताकि नई मैग्नेटिक फील्ड भी अगर क्रॉस हो गई, मतलब नई मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इनटू द पेज हो गई, इससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इनटू द पेज हो गई, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आएगी तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड और पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, तो ऐड होंगी। ऐड होंगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स का इंक्रीज होना मतलब उसके डिक्रीज को अपोज करना। फ्लक्स का इंक्रीज होना मतलब उसके डिक्रीज को अपोज करना, और यही सिखाया है लेंसेज ने हमें कि अपोज करवाना है। तो हमें यहां क्या देना पड़ेगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। पैदा होने वाला करंट कुछ इस कदर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो क्रॉस हो। अब कैसे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी, अगर आपने ऐसे करा कर्ल तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, वो डॉट कहलाएगी। अगर हमें क्रॉस करना है तो हमें कर्ल ऐसे करना पड़ेगा, हमें कर्ल ऐसे करना पड़ेगा ताकि वो इनवर्ट जाए। तो ये जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड करंट जो होगा इंड्यूस वो ऐसे भेजेंगे, करंट जो होगा इंड्यूस वो ऐसे आएगा। क्लियर है, कैसे निकाला हमने ये डायरेक्शन, ये जानते हुए कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, इसके अंदर जाने से ब्रेथ डिक्रीज कर रही है, इसके अंदर जाने से एरिया डिक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ में ब्रेथ डिक्रीज करेगी तो एरिया डिक्रीज करेगा, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। और अगर इस कॉइल में से फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो हमें उसको अपोज करना है। अपोज मतलब उसका डिक्रीज होना, अपोज करना है तो इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ दी जाती है इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो एक और क्रॉस देने के लिए हमें उसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। राइट, तो उसको कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तभी वो इन्वर्ट जाएगी। ये लेंसेज के लॉ का मतलब समझ के हमने पता लगाया। अब सोचो हमें लेंसेज का लॉ अगर नहीं आता, या फिर अगर आता भी है तो हम सक्षम नहीं है इतने कि हम लेंसेज का लॉ अच्छे से लगा सके, तो कोई और ऐसी चीज है जो हमें सिखाती है कि कैसे निकालते हैं करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन? बिल्कुल, एक चीज और है जो हमें सिखाती है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। वो जो चीज है इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन सिखाती है हमें, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सबको ये दिखाई दे रहा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है, इसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की तरह ही चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है, कई बच्चों को ये करना नहीं आता, देख लो आज, फिर सीख लो। थंब ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ एकदम, और करंट इस तरफ। थंब, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है, तो जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, बस फर्क इतना था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स था, मैग्नेटिक फील्ड था, करंट था। थंब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी, यहां हम बात कर रहे हैं इसकी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में ये होता है मोशन। ये क्या होता है, मोशन। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है ये, मैग्नेटिक फील्ड। और ये होता है इंड्यूस करंट। मोशन, इंड्यूस, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट। मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट। मोशन, फोर्स से मोशन आता है। यहां थंब फोर्स था, यहां थंब मोशन है। फोर्स से धक्का लगता है तो मोशन। ठीक है, फोर्स यहां था, यहां मोशन। मैग्नेटिक फील्ड यहां भी यही है, यहां पर भी यही थी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी ये करंट था, यहां पर भी ये करंट है, बट कैसा करंट, इंड्यूस करंट। इस करंट का नाम क्या है, इंड्यूस करंट। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब हम बात कर रहे हैं इस वायर की। ये वायर इधर मोशन शो कर रही है, ये वायर इधर मोशन शो कर रही है, तो मेरा थंब कहां होगा, इधर। राइट, इधर। अगर मैं फिंगर को ऊपर खोल देता हूं तो फोर फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मुझे थंब इधर ही रखना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को अंदर करना है, तो इसके लिए इस रिस्ट का इस्तेमाल करूंगा और इसको ऐसे टिल्ट कर दूंगा। टिल्ट करते ही थंब अभी भी इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर।
जैसे ही थर्ड फिंगर खोलूंगा, सेंट्रल फिंगर, वो अपने आप मुझे करंट दे देगी। और थर्ड फिंगर, सेंट्रल फिंगर मेरी कहाँ आ रही है, सबको दिखाई दे रही होगी, सेंट्रल फिंगर मेरी डाउनवर्ड्स आ रही है, तो करंट डाउनवर्ड्स। यहाँ पर पहले से ही डाउनवर्ड्स मेंशन है, लेकिन कैसे आए ये डाउनवर्ड्स वो मैंने सिखा दिया आपको। तो यहां अगर करंट डाउनवर्ड्स देता है ये वायर, तो आपको तो पता ही है कि करंट जो होता है वो ओपन सर्किट में नहीं जाता, तो करंट डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स आने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लेफ्ट को मुड़ जाना। राइट में तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि डेड एंड है, ओपन सर्किट है, यहाँ नहीं जा पाएगा वो। यहाँ मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, और क्योंकि सर्किट क्लोज है इसलिए ऐसे घूमता रहेगा। क्लियर है? ये इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट के पैदा होने की डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ने सिखाई है। मोशन उधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट खोलोगे अपने आप अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड्स। इस वायर में, जिस भी वायर में मोशन होता है, ये एरिया के अकॉर्डिंगली था। ठीक है। थर्ड है, थर्ड अगर हमें सीखना है तो थर्ड के लिए बात है ओरिएंटेशन की। ठीक है। ओरिएंटेशन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है जनरेटर। ओरिएंटेशन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है जनरेटर, लेकिन ये हमारे टॉपिक में नहीं है। ये जनरेटर हमारे टॉपिक में नहीं है। स्टिल मैं आपको इसके लिए एक फिगर बना देता हूं कि एक कॉइल होती है, यहाँ ब्रशेस होते हैं, ये कंप्लीट रिंग्स होती हैं 1 और 2, ये ब्रशेस होते हैं एक्स एंड वाई, एंड ये लगे होते हैं सोर्स, जो कि हमें दे रहा होता है पोलैरिटी। क्योंकि ये फिगर डीसी एसी जनरेटर की है, क्योंकि ये फिगर एसी जनरेटर की है, तो मैं एसी का साइन बना रहा हूं। ये मैग्नेट्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये इस तरीके से घूम रहा होता है और ये घूम के हमें करंट जनरेट करके देता है। अब होता क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, राइट, एज यू कैन सी, फिक्स पोल्स, कोई दूरी नहीं, एरिया कांस्टेंट है, अगेन वी कैन सी, बट थीटा चेंज कर रहा है लगातार। इनिशियली अगर आप देखोगे तो थीटा जो है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ टू साउथ और ये एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड्स होता है, तो इनिशियली आप देखोगे तो 90 डिग्री है, लेकिन जैसे ही रिवॉल्व करेगा धीरे धीरे एंगल चेंज होगा, एरिया वेक्टर अगेन चेंज होगा। एरिया वेक्टर के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो उसका ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा, तो यहाँ थीटा चेंज होता है। ठीक है। इसी चीज को हम अगर क्लास में होते तो हम देख पाते हैं, अभी मुझे बहुत उसमें नहीं तो मदद करनी पड़ेगी, यहाँ पर ट्राइपॉड वगैरह सब हिलाना पड़ेगा। अगर हम क्लास में होते तो मैं आपको दिखाता कैसे, जो आप खुद भी कर सकते हैं घर में, अगर कड़ा या कुछ भी ऐसा हो तो उसको किसी भी फ्लोर पे या किसी भी प्लेन सरफेस पे रखें। ये पर्टिकुलर पेंसिल जैसे है यहाँ पर, ये मेरे लिए मैग्नेट है, इसको हम रिवॉल्व करेंगे, कड़ा कभी घुमाया होगा जरूर, राइट, प्लेन, तो घुमा दो उसको, बिल्कुल एकदम तेज घुमा दो और उसको सामने रख दो मैग्नेट को। तो मैग्नेट जो पेंसिल है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो चेंज नहीं कर रही है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, लेकिन ये लगातार घूम के देखो, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। अभी इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का सेम था, एरिया वेक्टर, क्योंकि आउटवर्ड था या इनवर्ड था और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी थी,
लेकिन जैसे ही ऐसा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है, लेकिन ये चीज यहां आ चुकी है। जैसे ही ऐसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर यहां आ चुका है। लगातार समय के साथ वो एंगल चेंज करता जाएगा, घूमते 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 एंगल चेंज करता जाएगा, और इसमें पैदा होती रहेगी, फ्लक्स चेंज होता रहेगा। थीटा चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या इंड्यूस होगा? करंट। करंट इंड्यूस होगा। इस तरीके से हमारे पास ये चलता रहता है। ये चीज खुद भी करके दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्कूल में जाएंगे फिजिक्स लैब में तो जरूर आपको एक छोटा सा एसी जनरेटर या छोटा सा एक जनरेटर मिलेगा, एक विंडमिल जैसा होगा, बहुत छोटा सा, ठीक है, और उसके साथ एलईडी लगी होगी और अंदर मैग्नेट्स लगी होंगी। आप उसको घुमाएंगे ना हाथ से कॉइल को, तो अंदर कॉइल घूमती है मैग्नेट के इर्द गिर्द, ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है, जिससे फ्लक्स चेंज होता रहता है और करंट इंड्यूस होता है, जिससे वो एलईडी बल्ब जलेगी। ठीक है, स्कूल में जाएंगे फिजिक्स लैब में जरूर मिलेगा ये। ठीक है, या सर्च भी कर लेंगे आप एक छोटा सा ऐसा एलईडी वाला प्रोजेक्ट, तो आपको वीडियो में भी दिख जाएगा किसी न किसी, या मैं हो सकता है लिंक आपको भेज दूंगी कौन सी वीडियो देखनी है, उसमें एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन जनरेटर हमारे टॉपिक में नहीं है। अब एसी और डीसी क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। फाइन। तो बेसिकली देखो, सबने नाम भी सुना होगा एडिसन का और निकोलस टेस्ला का। सो टेस्ला एंड एडिसन अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े। छोटी सी कहानी है, फास्ट फॉरवर्ड में सुना देता हूं, जल्दी से सुन लेना। उस जमाने में एडिसन बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। कोशिश करूंगा बहुत जल्दी सुना दूं ये कहानी। एडिसन बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, ठीक है, और टेस्ला भी। टेस्ला तो अपने आप में एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी थी। टेस्ला एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, जिनके फादर फार्मिंग करते थे, और एट दैट टाइम फार्मिंग वाज अ ह्यूज बिजनेस। मतलब जो फार्मिंग कर रहा है, जिसके पास बहुत लैंड है, वो बहुत अमीर है। जमींदारी, जिसको हम आज भी जानते हैं। और जैसा कि हर मैक्सिमम एरा में होता है, आज भी होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, या जिसको हम नेपोटिज्म के नाम से जान रहे हैं और आजकल न्यूज में भी बहुत रहता है, राइट। लेकिन ये नेपोटिज्म वगैरह वाली बात तो नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, उस बहस को नहीं छेड़ूंगा। बट वैसे ये जनरली रहता है, हर दूसरा पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा उसका प्रोफेशन ज्वाइन कर ले, अगर उसका प्रोफेशन अच्छा है। तो वैसे ही टेस्ला के फादर भी चाहते थे कि वो फार्मिंग ज्वाइन कर ले, ठीक है। लेकिन टेस्ला को फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं था, टेस्ला को साइंस में इंटरेस्ट था। और उस जमाने में साइंस एंड साइंटिस्ट, इन सबकी ज्यादा पूछ थी नहीं, मतलब इनको ज्यादा पूछा नहीं जाता था, और ज्यादा पैसे भी नहीं थे कुछ खास। टेस्ला के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। वो एक बारी बचपन में बहुत बीमार भी हो गए थे, ठीक है, बड़ी मुद्दतों से, बड़ी मिन्नतों से ठीक करवाया उन्हें उनके पेरेंट्स ने। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली उसके फादर मान गए, टेस्ला के फादर मान गए कि वो साइंस ले सकते हैं। टेस्ला के जो गुरु थे उस वक्त के, उन्होंने उनको एक लेटर लिख के दिया, रिकमेंडेशन लेटर। आज भी चलता है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। जब भी किसी एक पर्सन को पीएचडी या पोस्ट डॉक करने जाना होता है किसी दूसरे साइंटिस्ट के पास, तो उनको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया जाता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट को उनको रिकमेंड करता है। वो रिकमेंड लेटर उनके गुरु ने उनको लिख के दिया टेस्ला को, और बोला शिप पे चले जाओ, और मतलब नदी पार, एकदम जहान पार, पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट है एडिसन, उनके पास चले जाओ। और बेसिकली टेस्ला को वो जर्नी भी बहुत भारी पड़ी थी, बहुत भारी, इतनी भारी कि एक बार को आप यूं समझ लीजिए कि मर भी सकते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया था, संभल नहीं रही थी। जैसे तैसे करते कराते टेस्ला वहां पर पहुंचे एडिसन के पास। एडिसन को ये लेटर दिया, रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर टेस्ला ने खोला नहीं था, सील पैक था। तो उस रिकमेंडेशन लेटर में ये लिखा था एडिसन को कि जो लड़का, जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, ये बहुत बड़ा जीनियस है, ठीक है। मैं इसको जितना सिखा सकता था सिखाया, अब मेरे पास इसको और सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास भेज रहा हूँ इस उम्मीद से कि ये और भी कुछ सीख सके तुमसे, और ये कुछ अलग ही करेगा इस दुनिया में, राइट। बहुत बड़ा चढ़ाई लिखी हुई थी, बहुत बड़ा लिखी हुई थी टेस्ला की। एडिसन को शक हुआ कि मतलब यार ऐसा कैसे, मतलब इतना कोई बड़ा तो नहीं होगा ये, ठीक है, इतना कोई बड़ा 30 मार्क खा तो नहीं होगा, चेक कर लेता है।
तो एडिसन ने उस वक्त टेस्ला से एक सवाल पूछा, वो सवाल साइंस का उन्होंने जो पूछा था, कहते हैं ऐसा कि उसका आंसर खुद एडिसन को भी नहीं पता था, क्योंकि साइंस क्या है ना, सोच है। एडिसन ने बैठे बैठे कुछ सोचा, उस पे एक सवाल बनाया, और उस सवाल के बारे में एडिसन सोचता तो था, लेकिन उसके पास उसका आंसर नहीं था, लेकिन उसको पता था कि ये टेक्निकली जरूरी है सोचना। वही सीधा उन्होंने पटक दिया किसके पास, टेस्ला के पास सवाल, और टेस्ला ने उसको सॉल्व कर दिया। एडिसन इंप्रेस हो गया, एडिसन समझ गया कि हाँ सच में कोई जीनियस है। एडिसन के साथ उन्होंने काम करा, बहुत काम किया। काम करते करते अब जाके एक पर्टिकुलर समय आता है जब गुरु शिष्य कह लें आप, ठीक है, या कोलीग्स कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि रिसर्च फील्ड में गुरु शिष्य वाली बात ज्यादा चलती नहीं है, कोलीग्स चलते हैं, कोलीग्स कह लें, इनके बीच में मतभेद हुआ। वो मतभेद को द ग्रेट एसीडीसी वॉर कहा जाता है, राइट? अगर आपको पता हो एसीडीसी वॉर, उस मतभेद का नाम है एसीडीसी वॉर। नाउ एडिसन ये मानते थे कि इस दुनिया का फ्यूचर जो है वो डीसी है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। टेस्ला ही मानते थे इस दुनिया का फ्यूचर जो है वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जैसा कि अब हम सब जानते हैं, राइट, कि टेस्ला जीत गए हैं, क्योंकि आजकल हमारी मैक्सिमम चीजें जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलती हैं। मैं एग्जैक्टली यूं नहीं कहूंगा, बट हाँ स्टिल ऑलमोस्ट टेस्ला जीत गए, ठीक है। हम डीसी को यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट को हम यूज करते हैं, बट जितना हमारा एसी पे काम होता है उतना हमारा डीसी पे काम नहीं होता। टेक्निकल रूप से इनसे टेस्ला जीत चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये बहस बहुत बड़ी थी, एसी डीसी बहस बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी कि इतनी सारी, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। इवन लोग एक दूसरे को प्रदर्शित करते थे, टेस्ला के टीम मेंबर्स प्रदर्शित करते थे कि देखो डीसी कितना बकवास है, और एडिसन के मेंबर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो एसी कितना बकवास है। तो उस जमाने में साइंस, अगर आपको किसी साइंस की चीज को एकदम लोगों से उसको विलुप्त करवाना हो, तो आप लोगों में उसका डर भर दें। ये सबसे बेसिक तरीका था कि लोगों से उसको डर लग जाएगा ना कि यार ये तो बड़ी भयानक चीज है, ये हमारी जान ले सकती है, तो लोग डर जाएंगे। तो इवन ऐसा भी हुआ कि कुछ डेथ पेनल्टीज, उस समय पे डेथ पेनल्टीज ऑल्टरनेटिंग करंट से दिलवाई गई, झटका देके, बिजली के झटके देके मरवाया गया। और तुम्हें तो पता ही है, एक 440 वोल्ट का है, 220 का है, पता नहीं कितने का भी झटका अगर किसी इंसान को दिलवा देंगे हम लोग, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो बन जाएगा, राइट? तो वैसी एकदम क्रूएल मौत देख के लोगों को डर लग गया, लोगों को डर लग गया ये कोई डरावनी चीज है, राइट? हालांकि फिर चीजें अलग हुई, कैसे यूज करना है। ऑफकोर्स कोई करंट हाथ में तो लेता नहीं है ना, वायर को हाथों में तो पकड़ता नहीं है। लोगों को धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, बाद में ये जीते। बट उस जमाने में एक पल को डर भी लग गया था लोगों को इससे, क्योंकि एसी एक अट्रैक्टिव शॉक होता है, एसी आपको अट्रैक्ट करता है, डीसी एक रिपल्सिव शॉक होता है। मतलब आपको डीसी से करंट लगेगा तो आपको झटका मिलेगा, पीछे की तरफ फेंक देगा डीसी, लेकिन एसी आपको अट्रैक्ट कर लेगा। ये बेसिकली एक वॉर थी एसी एंड डीसी में, जिसमें बहुत सारी कहानी है, ठीक है। फिर फाइनली कहते हैं कि एसी जीत गया था, लेकिन एसी पैदा करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा करना, फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना, इसका जो काम था वो एडिसन की कंपनी को मिला था। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी एडिसन की बेचारे की उस वक्त, क्योंकि इसकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि अब हमें जो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लोगों के घरों तक ऑल्टरनेटिंग करंट पहुंचाने का काम मिला है, वो हम पहुंचाएंगे। लेकिन एडिसन कहता था कि नहीं, मेरी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे वैल्यूज के खिलाफ है। वैल्यूज मतलब आप समझ रहे हो ना, एडिसन कहेगा कि मैं जिंदगी भर जिससे लड़ रहा हूं कि एसी सही नहीं है, डीसी इज द फ्यूचर ऑफ आवर मैनकाइंड, आज हम उसी को लोगों तक क्यों पहुंचाएं, ठीक है। एडिसन का ये कहना था, वैल्यूज के खिलाफ है तो हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन बोर्ड मेंबर्स का कहना था, देखो यार ऐसा है एडिसन, ये वैल्यूज जो है ना, तुम अपनी जेब में रखो, ठीक है, हमें तो चाहिए बिजनेस, तुम्हें टेक इट और लीव इट, तुम्हें नहीं पहुंचाना है लोगों के घर तक, तुम्हें पैसा नहीं कमाना, मत कमाओ, कोई बात नहीं, हम तो पहुंचा के पैसा कमाएंगे। हम अगर तुम ज्यादा ऊपर नीचे करोगे तो हम बोर्ड मेंबर्स सलाह मशवरा करके तुम्हें ही हटा देंगे, लेकिन हम तो ये काम करेंगे। फिर मजबूरी में एडिसन को मानना पड़ा था, ऑफ कोर्स। बट यस, बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है, कभी अगर टाइम मिले तो उसको पढ़िएगा, ठीक है। शॉर्ट में ये मैंने आपको कन्वर्ट करा एसी एंड डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट की वॉर, या ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट की शुरुआत कहां से हुई। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या, ठीक है।
सर वैल्यू एंड डायरेक्शन। चेंजेस continuously is known as alternating current। और यहां पर उस वैल्यू एंड डायरेक्शन इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंगली जिसका वैल्यू और डायरेक्शन क्या रहता है, फिक्स, इज नोन एज डायरेक्ट करंट। दिखते कैसे हैं ग्राफिकली? यहां पर टाइम के अकॉर्डिंगली करंट की वैल्यू फिक्स रहती है और यहां पर मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ऑसिलेट करती रहती है वैल्यू। डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और वैल्यू भी चेंज होती रहती है। क्लियर है? समय के अकॉर्डिंगली। किसकी? ऑल्टरनेटिंग करंट की। फिर डायरेक्ट करंट की क्या रहती है? फिक्स। नाउ एसी एंड डीसी, इनमें से कौन सा एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है उसको देख लेते हैं एक बारी। सो यहां पर हमें दिख रहा है that with the help of transformer हम AC को desired voltage में ऑब्टेन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम AC को किसी भी वेरिएबल वोल्टेज में ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की वजह से हम AC को वोल्टेज बढ़ा सकते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की वजह से हम AC की वोल्टेज घटा सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर एक एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन में मिलेगा, मैं क्वेश्चन अभी बता देता हूं। क्वेश्चन सेज दैट कि एक रेडियो है, राइट? देयर इज अ रेडियो जो कि दोनों तरीके से चलता है, सप्लाई लाइन से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है, सेल से। ठीक है, तो बताइए इस रेडियो में कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन? तो इसका आंसर है कि इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होगा। अब हम सोचेंगे ऐसा क्यों कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों लगा होगा? क्योंकि जो सप्लाई लाइन जो बैटरी या सेल से चल रहा है, मतलब वो 10 वोल्ट की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से भी चल सकता है, 10 वोल्ट में भी उसका काम हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां बात करेंगे सप्लाई लाइन की, तो हमारे देश में 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट, जिसकी जरूरत 10 वोल्ट है उसको 220 वोल्ट दे दूंगा तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए जब हम उसको 220 वोल्ट देते हैं तो उसके अंदर का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसके वोल्टेज को डाउन करके 10 तक लाता है ताकि वो इजीली वर्कआउट कर सके, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, जिसको याद रखिएगा कि एक रेडियो जो दोनों पे वर्क करता है उसके अंदर स्टेप अप लगा होता है, स्टेप डाउन। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम उनके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। एसी में लॉन्ग ट्रांसमिशन में ज्यादा लॉस नहीं होता है। एसी में लॉन्ग ट्रांसमिशन में ज्यादा लॉस नहीं होता है क्योंकि इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से लॉस भी कम ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से एक एवरेज लॉस अगर आप एसी का निकालेंगे विद कंपैरिजन टू डीसी वो ज्यादा निकलेगा, क्योंकि डीसी का एक फिक्स लॉस होता रहता है। एसी कैन बी कंट्रोल्ड whereas डीसी कैन नॉट। एसी कैन बी चेंज इनटू डीसी। एसी को हम डीसी में चेंज कर सकते हैं। एक टर्म होती है रेक्टिफायर। किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं हम एसी को डीसी में? रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स की हेल्प से हम एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। एसी
और डीसी में दो एडवांटेज है बेसिक जो डीसी की है एसी के ऊपर। ये तो सारी एडवांटेज थी एसी की डीसी के ऊपर, दो ऐसी भी एडवांटेज है जो एसी की डीसी की एसी के ऊपर है, ठीक है, मतलब डीसी ज्यादा एडवांटेज है उसमें। सबसे पहला कि एसी डेंजरस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एसी डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि ये अट्रैक्टिव शॉक लगाता है। अब अट्रैक्टिव शॉक कैसे लगाता है? वही सेम बात, जब तक हमारी बॉडी उसको अपोज करना सीखती है, उसने ये करंट दिया, हमारी बॉडी ने उसको अपोज करना इतने में सीखा ही कि यार इस करंट को मैं अपने अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे करंट को पैदा करके इसको अपोज करूंगी। जितनी देर में हम उसको सीखते हैं वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। तो हमारा वो किया हुआ काम, ठीक है, एफर्ट, वो फिर दोबारा क्या हो जाता है, इसके लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। हम इसको अपोज करने के लिए जो काम करते हैं वो इस वाले चीज के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। जितनी देर में हम इसको सीखते हैं हम इसको ऐसे अपोज करेंगे, वो फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एसी से हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, वेयरएज डीसी से हम हमेशा रिपेल होते हैं, क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं कि डीसी आ रहा है हम उसको अपोज करने का तरीका ढूंढ लेते हैं और हम रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये वजह है कि एसी जो होता है वो अट्रैक्टिव शॉक देता है और डीसी जो है वो रिपल्सिव शॉक देता है। एसी कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इन सब के लिए एसी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इन सब में क्या होता है, मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी देर में एसी उस मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट तक पहुंचता है, काम अभी शुरू भी नहीं होता है, वो अपने करंट को कम करने लगता है, वो रिक्वायरमेंट फिर खत्म कर देता है, फिर पहुंचता है दूसरी डायरेक्शन में, ढंग से काम होता भी नहीं है, वो फिर कम कर देता है। तो इन सब में जो मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो एसी पूरी नहीं कर सकता, डीसी पूरी कर सकता है, इसलिए डीसी इस मामले में बेटर है। क्लियर है? जनरेटर हमारे टॉपिक में नहीं है फॉर श्योर। लास्ट टॉपिक इसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स बचता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स लेकिन हम तब करेंगे, देख लूंगा मैं वो भी कि टॉपिक में है या नहीं। इन केस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी टॉपिक में नहीं है तो टॉपिक यहीं तक खत्म हो जाएगा। मुझे एक बार सिलेबस चेक करना पड़ेगा कि ये टॉपिक में है या नहीं है। ठीक है, सिलेबस चेक करके मैं देख लूंगा। बट अगर सिलेबस में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं हुआ तो हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। अब जल्दी से एक वीडियो देख रहे हैं हम लोग। एक वीडियो, एक वर्चुअल क्लास, इन्हीं चीजों को जिनको हमने समझा है इसको वर्चुअली समझते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल क्लास यहीं तक थी।